अस्सलामुअलैकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नॉवेल्स बाय नूर आसिफ। आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आई एम सो सॉरी आज की मैंने वीडियो बहुत तेज़ी से रिकॉर्डिंग की है क्योंकि 1 घंटे की वीडियो है और मुझे लगे हैं इसको सवा घंटा रिकॉर्ड करने में। तो गाइज़ ये बहुत पहले आपको मिल जाती बट मैं मजबूर हूँ, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है और मैं वॉइस ओवर करते हुए बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो आई एम सो सॉरी जिनको प्रॉब्लम हुआ सुनने में, तो प्लीज़ काम चला लीजिएगा। तो जी, हम आज की एपिसोड पर और मैंने नया चैनल शुरू किया, इंशाल्लाह ताला उधर वीडियो जल्द डल जाएगी, तो प्लीज़ प्यार देते रहिएगा, स्टे ट्यून। तो फिर हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं इस दुआ के साथ। और सब मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं इस चैनल का क्या होगा? इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे भी नावल आएगा, जो नया शुरू स्टार्ट होगा वो इस चैनल पे आएगा। जो अभी मैं मुझे नशा है तेरी आशिकी का, वो नावल शुरू कर रही हूँ, जिसमें है साहिल मलिक, मीरम मलिक, रुमान मलिक और जी नाम है दुआ मलिक। ये कज़न लव स्टोरी है जो बहुत ही पैशनेट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही बेबाक, क्योंकि हमारे हीरो हैं बेशर्म और बेबाक इसमें। और ये बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जो कि लिखने जा रही है आपकी राइटर नूर आसिफ। रमज़ेश तेरी नूर आसिफ की 87 पार्ट 2। सरान अपने कमरे में दाखिल होने लगा तो रक्षा खाने की हाथ में पकड़े कमरे से बाहर निकले थे। लाला भाभी ने खाना नहीं खाया, उन्होंने वापस भिजवा दिया है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से वो कुछ नहीं खा रहा। रक्षा ने जरान को देखते बताया, ठीक है तुम जाओ। जरान संजीदगी से कहता कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हो चुका था। जरान के कमरे में दाखिल होने पर अब्रिश जो बेड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी, सितमगर की खुशबू महसूस करते बंद आंखों से इस्तेहज़ाया मुस्कुरा गई थी। वो 2 दिन बाद कमरे में आया था, उसे उसकी ज़रूरत थी, मगर वो हमेशा की तरह फिर से उसके पास नहीं था। और ये दुख देने वाला भी तो यही सितमगर था। अब्रिश अपने पेट पर हाथ रख के फिर से मुस्कुरा गई थी, मगर बंद पलकों की बाढ़ से बहुत से आंसू निकलते आरिस को भगोने लगे। जरान लब भींचे उसे देख रहा था, जो बदहाल सी बेड के साथ टेक लगाए बैठी थी, बिखरे बाल, लरसता बदन। रोने की वजह से आरिस गुलाबी हो रहे थे, मगर रंगत में सर्दियां सी घुली थी। आरिस पर बहते आंसू उसकी गर्दन को भिगो रहे थे, वो दर्द की तफसीर लग रही थी। ये अपनी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो पिछले 2 दिन से उन्हें इन्हीं कपड़ों में था, आंखें सुर्ख और मुतौल थी। सामने बैठा नाजुक वजूद कम से कम आंसू तो बहा सकता था। वो अपने गम पर आंसू भी नहीं किसी के सामने बहा सकता था। जरान ने उसे देखते अपनी घनी पेट पर बेचैनी से हाथ फेरा था। जब से उसकी निगाह में आई थी, ऐसे ही उसे रोते देख रहा था। अब्रिश, जरा ने गहरा सांस भरते बहुत नरमी से उसे पुकारा, मगर उसकी अपनी आवाज़ भी ज़लज़लों की ज़द में थी। दोनों का गम एक ही जैसा तो था। जरान के पुकारने पर भी अब्रिश के वजूद में कोई हलचल नहीं हुई थी। वो यूं ही आंखें मूंदे हुई थी। जरान उसकी खामोशी पर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर आहिस्तगी से चलता उसके करीब आया। अब्रिश, जो कुछ हुआ वो शायद ऐसे ही होना था, तुम्हें सब कुछ भुलाना होगा, जरान ने आहिस्तगी से कहा। ने अपनी पिछली गर्दन रब की। ये गम तो वो खुद नहीं भुला पा रहा था, पता नहीं वो कैसे भुलाती। क्या क्या भुलाऊंगी, अपने बच्चे को खोने का गम, तुम्हारी बेवफाई, या फिर तुम्हारे मारे हुए थप्पड़, क्या क्या भुलाऊंगी। अपनी आंखें खोलते जख्मी से लहजे में बोली, मैंने तुम्हारे साथ कभी बेवफाई नहीं की अब्रिश, न कभी करने का सोचा है। जरा ने उसके बहते आंसू को बगौर देखते
लब भींचे कहा, तुम बेवफाई कर चुके हो ज़रान। ये तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारा मुझे अस्पताल में छोड़कर जाना और 2 दिन बाद कमरे में आना साबित करता है। तुम्हें सिर्फ़ अपने बच्चे की फ़िक्र है थी। मैं मरूँ या जिऊँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी किसी तकलीफ़ से। तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम एक खुदगर्ज़ इंसान हो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत बिल्कुल नहीं है, तुम वक़्ती अट्रैक्शन को मोहब्बत समझ बैठे और तुम्हारी ज़िद अट्रैक्शन को मैं भुगत रही हूँ। तुमने तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ज़रान, मेरे बच्चे को मार दिया। तुम अपने ही बच्चे के कातिल हो। अपने फीके लहजे में बोलते इस्तहज़ाइया मुस्कुराई थी। अब्रिश की बातों पर वो अपना निचला लब सख्ती से दांतों के नीचे कुचल गया था। इसलिए वो 2 दिन से कमरे में नहीं आ रहा था। अपने बच्चे की मौत के कातिल जैसे लफ्ज़ वो खुद के लिए नहीं सुन सकता था। अभी भी ये लफ्ज़ बहुत अज़ियत दे गया था और दर्द की इंतहा पे था। उसे भी सामने बैठे नाज़ुक वजूद की ज़रूरत थी। आज वो उसकी पनाहों में सब कुछ भूलना चाहता था। अब्रिश मेरी बात सुनो। ज़रहान उसकी तरफ बढ़ा। मेरे करीब मत आना ज़रहान, तुम मेरे बच्चे मेरी खुशियों के कातिल हो। अब्रिश हिज़ियानी चीखी थी। सामने खड़े सितमगर को देखते सारे ज़ख्म हरे हो गए थे। किस तरह वो दर्द से कराहते उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो यकीन नहीं कर रहा था। और पलवशा के लफ्ज़ भी तो याद आए थे। बड़ा इंसान कातिल ही नहीं बेवफा भी था। अपने बच्चे का कत्ल माफ़ भी कर देती तो बेवफाई कैसे माफ़ करती, जिसने उसकी रूह में भी जख्म कर दिए थे। अब्रिश ने कर्ब से सिसकी ली थी। तुम कातिल हो। अब्रिश चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। बच्चे की मौत का जिम्मेदार सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ, तुम भी हो। तुम अगर इस बच्चे को मारने की बात ना करती तो शायद मैं कभी ऐसा ना सोचता, मगर तुमने अपनी जिद और अना में इस बच्चे को मारने की बात की और बार बार की। आज तुम उस बच्चे के लिए रो रही हो। इसी बच्चे इसी बच्चे को मारने के लिए तुमने गोलियां खाने की कोशिश की थी। अगर उस दिन मैं बर वक्त ना आता तो तुम इस बच्चे को मार चुकी होती। जरान अब्रिश की बातों पर जख्मों से चूर लहजे में बुलबुलाया था। अब्रिश जरान की बात सुनते एक ही जस्त में सोफे से ज़रान के मुकाबिल होती उसका गिरबान जकड़ गई। मिस्टर ज़रान खानज़ादा, तुम खुद घर से ही नहीं बेहद ज़ालिम सफाक अजड गवार हो। खुदा ने जितना खूबसूरत तुम्हें चेहरा अता किया है, दिल उतना ही बदसूरत दिया है। तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। मैंने इस बच्चे को मारने का सोचा था, मगर मारा तो नहीं था। इस बच्चे को मार चुके हो, तुम कातिल हो कातिल। ना सिर्फ अपने बच्चे की मरी, मेरे दिल की भी कातिल हो। अब्रिश उसका गिरबान पकड़े रोते हुए चिल्लाई, अब्रिश बिहेव योरसेल्फ। ज़रा ने अपना गिरबान उसके हाथों से छुड़वाते उसे झटका था। वो बुरी तरह दीवार के साथ जा लगी थी। नाजुक होती हालत की वजह से उसे ज़ोरदार चक्कर आया था। अपने चकराते सर को अब्रिश ने दोनों हाथों से जकड़ा। ज़रा जो मुट्ठियाँ पीछे गहरे सांस भरता अपनी इश्तियाल पर काबू पा रहा था, उसे यूं चकराते देखकर उसकी तरफ बेताबी से बढ़ा। रुक जाओ मिस्टर खानज़ादा। अब्रिश ने दीवार के साथ टीक लगाए हाथ के इशारे से ज़रान को खुद की तरफ बढ़ने से रोका था। वहीं पर रुक जाओ, मेरे करीब मत आना। अब्रिश ने दीवार के साथ टीक लगाए सिसकते हुए कहा। ज़रान उसे बेबसी से देख कर रह गया। उसकी नाजुक होती हालत महसूस करते हुए उसकी तरफ बढ़ा ही नहीं था। वो गुस्से से हाँफ रही थी। तुम्हें पता है मिस्टर खानज़ादा, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अब्रिश ने सिसकते हुए सुख चेहरे के साथ सवाल किया। तुम्हें कैसे पता होगा, जिसने कभी मोहब्बत की ही ना हो।
उसे कैसे पता हो सकता है? अब्रिश अपने इस सवाल पर इस्तहज़ाइया मुस्कुराई थी। ज़रा ने लब भींचते अपनी कनपटी सहलाई। उसकी ऐसी हालत और सवाल बर्दाश्त नहीं हुआ था। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। फिर भी मैं इस गम में नहीं रो रही, बल्कि मैं तुम्हारी बेवफ़ाई के गम में रो रही हूँ। कर सकती तो मैं किसी के साथ सारी ज़िंदगी इस हवेली में कैद करके रखते उफ़ ना करती। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो मैं तुम्हारी बेवफ़ाई माफ़ करूँगी, तो तुम्हारी ये सोच गलत है। तुम दूसरी शादी करोगे और मैं तुम्हें माफ़ करूँगी, तो तुम गलत हो। सोचते हो मिस्टर खानज़ादा नहीं कर रहा, मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा, मैं कोई बेवफ़ाई। ज़रा ने उसकी बात काटते हलक के बल चीखा था, चिल्लाओ मत मेरे सामने मिस्टर खानज़ादा। तुम्हारे चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा और अपनी मोहरे से तुम वादा कर चुके हो दूसरी शादी का। और तुम्हारे नज़दीक बेवफ़ाई क्या होती है? अब्रिश ने जवाबन चीखते हुए सवाल दागा। अब्रिश हमारे रिश्ते को आज इस नहज तक पहुँचाने वाला तुम्हारा शक है। मुझ पे यकीन ना करना है। ज़रा ने उसके यूँ चीखने पर लब भींचे कहा, यकीन कैसे करूँ? तुमने मुझ पर यकीन किया जब मैं हॉस्पिटल में कह रही थी मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा। अब्रिश ने रोते हुए सवाल किया। मैंने क्यों यकीन नहीं किया? जानते हो क्यों? क्योंकि उस वक़्त तुम बेयकीन थी। उसी बेयकीनी की वज़ह से तुम्हें वो पेन उठा। हमारे बच्चे की हालत अनस्टेबल हुई। जब मैं तुम्हें यकीन दिला चुका था, कसम खा चुका था कि पलवशा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर क्यों? कसम तो तुमने अपनी मोरे के सामने भी खाई थी, पलवशा से शादी करने की। अबरीश उसकी बात काटते इस्तेज़ाइया लहजे में बोली, अबरीश पछताओगी तुम एक दिन, इसी बेयकीनी की वजह से तुम हमारे रिश्ते को खो दोगी। ज़रा ने मुट्ठियाँ भींचे कहा, ज़रा ने मुठ्ठियाँ भींची जब से कहा। अबरीश की बातों पर उसका मीटर शॉर्ट हो रहा था। उसकी हालत के पेश नज़र बमुश्किल ही खुद पर काबू पाए हुए था। क्या कहा, ये रिश्ता खो दूँगी, यानी तुम्हें खो दूँगी? मैं तुम्हें खो चुकी हूँ मिस्टर खानज़ादा। तुम मेरे नहीं, तुम उस पलविशा के हो, तुम उसी दिन हो चुके थे उसके जिस दिन तुमने अपनी मोहरे से वादा किया था। अबरिश ज़ख्मी सा बोली थी। उफ़! ज़रा ने अपनी जबड़े भींचती अपनी सुर्ख़ आँखें मस लीं। उसका अपने मोहरे से झूठा वादा करना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा। गलती थी, जिसकी सज़ा वो अब तक भुगत रहा था। ज़रा ने लब भींचे उसे देखा। ज़रा कुछ पल उसे देखता रहा। वो दीवार से टेक लगाए बुरी तरह रो रही थी। रेड फ्रॉक में मलबूस थी, उलझे से बिखरे बाल, गुलाबी आँखें रोने की वजह से गुलाबी हुए आरिस, उसका कुंदन सा नाज़ुक सरापा पूरी तरह लरज़ रहा था। होते हुए शिकवा की ना निगाहों से देख रही थी। ज़रान बेबसी से उसे देख कर रह गया। ज़रान गहरा साँस लेते उसकी तरफ बढ़ा। पास मत मेरे आना। अबरिश ने सिसकी भरते उसे आगे बढ़ने से रोका था। एक ही जज़्बे अपने सीने में भींच गया। छोड़ो मुझे मिस्टर खानज़ादा। अबरिश पूरी तरह उसके हिसार में मचली। ज़रान और मज़बूती से उसे अपने सीने में भींच गया था। अबरिश ने उसकी मज़बूत पनाहों में मचलते हुए उसके अरे रिलैक्स मेरी जान। ज़रा ने उसकी गिरद हिसार मज़ीद मज़बूत करते उसके बालों पर अपने लब नरमी से रखे। खबरदार मुझे जान कहा, जाकर इस पलवशा से कहो जो सच में तुम्हारी जान है। अबरिश उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी ज़रान की सुर्ख नम ज़दा आंखों में देखते बोली, रोते हुए बोली, जो जान है उसी को कहूँगा। ज़रा ने नम आवाज़ में कहते अबरीश की नाजुक कमर के गिर्द अपना हिसार मजबूत किया था। एक सुकून सा उसे अपने दिल में उतरता महसूस हुआ। मैं तुम्हारी जान नहीं हूँ ज़रान। अबरीश उसके सीने से लिपटे शिद्दत से रो दी थी।
तक उसके सीने से लगी रोती रही। ज़रा नरमी से उसकी कमर पर अपना हाथ फेर रहा था। वो रोते-रोते थक गई। तो ज़रा ने उसे खुद से अलग करते उसके आरिस पर बहते आँसू नरमी से अपनी उँगलियों के पोरे से चुनने लगा। अब वो खामोशी से उसे देख रही थी। ज़रान उसे मुस्कुरा के उसका चेहरा नरमी से दोनों हाथों में थाम गया था। उसके चेहरे को थामे उसकी जबों पर झुकते उसकी साँसें नरमी से घूँट के ब्रिज उसके लम्स पर साक़ित हुई थी। एक हाथ उसकी कमर में डाले, दूसरे हाथ से उसके बालों को जकड़े उसके निचले लब को अपने लबों में दबाए खींच गया था। अब्रिश उसकी बाहों में बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। ऐसे ही हमेशा उसकी जादूगरी से मुजस्सम हो जाती थी। आज भी हुई थी उसकी मर्दाना खुशबू, जिसमें उसका स्ट्रॉन्ग सेंट भी शामिल था और जैसे मदहोश हुई थी। ज़रान का हाथ अब उसकी पुश्त को सहलाता, बहुत नरमी से उसकी कमर पर हाथ फेर रहा था। बहुत नरमी से उसकी धड़कनों को छू रहा था, उसकी लबों को आज़ाद करता उसकी गर्दन पर आया, जहाँ उसने अपने सिलकते लब रखे थे। बहुत नरमी से उसकी गर्दन को छू रहा था, अब उसके दहकते लब उसकी गर्दन से नीचे, उसका हाथ उसकी फ्रॉक के अंदर से उसके पेट को छूता ऊपर की जानिब बढ़ रहा था। ज़रान की ठंडी उँगलियों को उसकी धड़कनों को छूने की देरी थी, वो करंट खाकर पीछे हुई थी। उसके हाथों को पूरी झटकते उसे खुद से दूर किया। ज़रान नरमी से उसकी कमर में हाथ डालते उसे फिर से अपने करीब कर गया था। उसके आरों से बहते आँसू अपने अंगूठे के पोरों से साफ किए। मैं कभी नहीं माफ़ करूँगी तुम्हें ज़रान। अब्रिश ने उसकी गर्म नर्म जुदाई लम्स पर हिचकियों के दरमियान कहा। वो उसकी लम्स पर पिघल रही थी। मैं तुमसे सारी उम्र माफ़ी मांगता रहूँगा, फिर भी नहीं करोगी। ज़रान ने उसके आरिस पर अपने लब नरमी से रख अब्रिश उसे दूर झटकते पीछे हुई थी। अब तुम्हारे किसी झूठ फ्रेब में नहीं आऊँगी। तुम अपनी बात और अपने लम्स से मुझे हमेशा पिघला देते हो, मगर अब नहीं। अब्रिश ने अंगश शहादत की उँगली उठाई, हिचकियों के दरमियान कहा। अब्रिश, सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। तुम रोकर चीख चिल्लाकर अपने दिल का ख़याल बयान कर सकती हो। मुझे देखो मैं क्या करूँ, किससे अपना दुःख बयान करूँ। मैंने अपने बच्चे को मार दिया, ये कसम मुझे चैन नहीं लेने दे रही। तुम इतनी तकलीफ़ में थी, मैंने तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ पहुँचाई। मत करो ऐसे। ज़रान की आँखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख हुई थी। ये सच है ज़रान, तुमने मुझे तकलीफ़ दी। जानते हो किस तरह मैं ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुँची थी, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम हमेशा से इस तरह करते हो ज़रान, हमेशा इस तरह। अब्रिश ने रोते हुए शिकवा किया। तुमने कभी सोचा इस तरह क्यों करता हूँ? तुम्हारे बच्चे को मारने की बात ना करती, क्या कभी मैं ऐसा सोच सकता था? अगर तुम हमारे निकाह से ना भागी होती, मैं कभी क्या कभी ऐसा सोचता? तुमने हॉस्पिटल ही जाना था तो मोरे को बताती। अब्रिश, ये क्या तरीका था अकेले गाड़ी लेकर निकल जाना? तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे कितने दुश्मन हैं, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। संजीदगी से कहा, किसको बताती? तुम्हारे मोरे को, जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, या फिर तुम्हारी पलविशा को, जिसने हमारा बच्चा मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी? अब्रिश गुस्से से चीखी। उसकी चीखने पर ज़रान का पारा फिर से हाई हुआ था। अब्रिश, मैं उसे क्लियर कर चुका हूँ कि मैं उसे किसी सूरत शादी नहीं करूँगा, और ये बात समझ भी चुकी है। और मोरे और तुम्हें भी क्लियर कर चुका हूँ, मैं किसी सूरत पलविशा से शादी नहीं करूँगा। फिर तुम उसके कमरे में क्यों गई? उस पर वो मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाए? ज़रा ने उसकी एक ही तकरार पर चुभते लहजे में पूछा। ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया ज़रान? अब्रिश ने गहरे सांस लेते ज़रान का गिरबान फिर से जकड़ा था। फिर तुम कहते हो तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। कब की बात तुमने उससे? कहाँ बात हुई तुम्हारी उससे? अब्रिश उसका गिरबान जकड़े हिस्यानी चीखी थी। कमरे में आया तो ये सब कुछ उससे पलविशा ने कहा। उसका पूरा बदन शोलों में गिरा था। पलविशा की हर बात पर जैसे यकीन आ रहा था। अब्रिश, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। फॉर गॉड सेक समझने की कोशिश करो।
उसने ये सब कुछ मुझे फ़ोन पर कहा। आ रही थी जब तुम गाड़ी लेकर निकली थी, उसके अलावा मेरी उससे कहीं बात नहीं। सरा ने अपना गिरबान चिढ़वाते हुए झिंझिलाते कहा, तुम मुझसे फ़ोन पर भी बात करते हो? अब्रिश की भीगी आवाज़ आहिस्ता हुई। हाथ फेरा था। अब्रिश फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरा पलविशा से कोई लिंक नहीं है और ना मैं उससे कभी शादी करूँगा। आइंदा अगर तुमने पलविशा को लेकर मुझसे कोई भी सवाल किया, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए बी केयरफुल। आदत की उँगली उठाई तंबी की थी, फिर से स्टील पथराई हालत में खड़ी थी। अब वो पछता रहा था, उसने पलविशा का नाम ही क्यों लिया? क्या करोगे मिस्टर खानज़ादा? मुझ पर हाथ उठाओगे या फिर अपनी मोहरे के वादे को सच करके दिखाओगे? बावन रोते हुए कहा। ज़रान उसकी बात पर लब भींचे खामोश हो गया था। उसे जितना समझा रहा था, समझने की बजाय मज़ीद बिगड़ रही थी। तुम रेस्ट करो, तुम्हें इस वक़्त रेस्ट की ज़रूरत है। ज़रान लब भींचे संजीदगी से कहते दरवाज़े की जानिब बढ़ा। कहाँ जा रहे हो तुम? उस पलविशा के पास जा रहे हो? अब्रिश ने चीखते हुए कहा। खुदकुशी करने जा रहा हूँ। अगर बच गया तो तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, उसी के पास जाऊँगा। शायद उसके पास सुकून मिल जाए। ज़रान की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। चीखता हुआ बोला था और धार से दरवाज़ा खोलते बाहर निकल गया। उसके अल्फाज सुनते साकित होती दीवार के साथ टेक लगाई। पलविशा की बातें, ज़रान की मोहरे की रिकॉर्डिंग, ज़रान का अपनी मोहरे से कसम खाना, अस्पताल में ज़रान का धक्का देना, सब कुछ उसकी आँखों के आगे। गूंजता उसकी नज़रों में घूम रहा था। अब्रिश ने अपने पेट पर हाथ रखा। अपनी कोख के खाली होने के एहसास से वो तड़प उठी थी। वो कैसे इस दुश्मन जान को बताती, उसे ये बच्चा अपनी जान से बढ़कर था। जिस तरह वो सितमगर था जो किसी और की बाहों में सुकून का मतलाशी था। के साथ टेक लगाए नीचे बैठती चलेगी। मामा आए अनाया वो कमरे की छत को देखती उन्हें सबको पुकार बैठी। आज बहुत दिनों बाद उसे सबकी याद आई। उसे कमरे से बाहर आया तो पलविशा को दरवाजे के पास खड़ा देखकर जरान के माथे पर बल पड़े थे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जरान ने गुस्से से चुपते लहजे में पूछा। उसे दुनिया में इसी चेहरे से सबसे ज्यादा नफरत थी जिसकी वजह से इसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। जरान ये दूध लाई थी अब्रिश के लिए। इसने खाना नहीं कहा तो पुप्पो ने ये दूध का गिलास अब्रिश के लिए भेजा है। हाथ में पकड़े दूध के गिलास की तरफ इशारा किया। अब्रिश को किसी चीज की भी जरूरत हुई तो दरख्शां है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और आइंदा मुझे तुम किसी भी सूरत अब्रिश के करीब भी भटकती नजर ना आओ। जरा ने सख्ती से कहा। पूरी ज़रान, अब्रिश मेरी यहाँ मौजूदगी से डिस्टर्ब है। तुम ऐसा करो, जब तक मोरे बाबा वापस नहीं आ जाते थे, तब तक मुझे किसी हॉस्पिटल में रिहाइश दिलवा दो प्लीज़। पलविशा ने भीगे लहजे में कहा। पलविशा मैं आगे बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे मज़ीद परेशान मत करो। जहाँ तक यहाँ से जाने की बात है,
तुम्हारे मोरे बाबा आगे मैं उसी लम्हे तुम्हें यहाँ से रवाना करूँगा, इसलिए जब तक यहाँ हो मुझसे दूर दूर रहो। ज़राने के एक लफ्ज़ चबाते वहाँ से चला गया था। ज़रान तेज़-तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ उतरते नीचे आया। बोलो, उसको मोबाइल फ़ोन चंगाड़ा, हाँ बोलो रफ़्ज़ान। ज़रा ने फ़ोन कान से लगाए कहा, खान साहब अनाया का पता चल गया है। रफ़्ज़ान की आवाज़ गूंजी थी, क्या कह रहे हो तुम? ज़रा ने फ़ोन पर गिरफ्त मज़बूत करते हुए बेयकीनी से बेज़ाद खान की एक एक्ट पर नज़र रखी हुई थी। अनाया बेज़ाद खान की हवेली में है, मगर खान साहब अच्छी खबर ये है, बेज़ाद खान किसी सियासी रैली में शरीक होने के लिए इस्लामाबाद गया है। इस वक़्त उसकी हवेली में गिने-चुने गार्ड्स हैं। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता अनाया को छुड़वाने का, आप जल्दी से आ जाएँ। रमज़ान उजरत भरे अंदाज़ में फ़ोन बंद कर चुका था। ज़रान फ़ोन अपनी पॉकेट में डालता तेज़ी से हवेली से बाहर निकल गया। आप इसात की हवेली पहुँचा था। इस वक़्त हवेली के गेट पर 2 ही गार्ड्स तैनात थे। ज़रान खानज़ादा गार्ड्स की अच्छी खासी तादाद लेकर हवेली पहुँचा था। तमाम गार्ड्स ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया था। गेट पर खड़े गार्ड ने उसी लम्हे हथियार फेंक दिए। लोग सिर्फ 2 थे, उन्हें चारों तरफ से ज़रान खानज़ादा के गार्ड्स ने अपने हिसार में ले लिया था। उनसे बंदूकें लेकर उनके हाथ-पैर बाँध कर उन्हें गाड़ी में इनसे बंदूकें लेकर इनके हाथ-पैर बाँध कर इन्हें गाड़ी में डालो। बेसात खान तक पहुँचने में ये हमारी काफ़ी मदद करेंगे। लहजे में हुक्म देता गेट से अंदर दाखिल हो गया। गार्ड्स भी ज़रान के हमरा अंदर दाखिल हुए थे। ज़रान तेज़ी से दाखिली दरवाज़े की तरफ बढ़ा। दाखिली दरवाज़े पर ज़रान ने अपनी पिस्टल से 2-3 फायर किए थे। लॉक अपने आप खुल गया था। कदमों की रफ्तार से अंदर दाखिल हुआ। रमज़ान और बाकी गार्ड भी उसके पीछे अंदर दाखिल हुए थे। रमज़ान ने कि कमरा छान मारो, जल्दी करो सब। ज़रा ने ऊँची आवाज़ में दहाड़ते हुए हुक्म दिया था। हवेली बहुत बड़ी थी, कमरों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। ज़रान सीढ़ियाँ उतरता हवेली के बेसमेंट में दाखिल हुआ। बेसमेंट के सारे कमरे खुले थे, एक ही कमरा लॉक था जिसके दरवाज़े पर बड़ा सा ताला लगा था। ज़रान ने उस ताले पर यके बाद दीगरे फायर किए। ताला खुलने पर ज़रान दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ तो बेड पर घुटनों में मुँह छुपाए सिसकते वजूद को देखते हुए उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ा था। अनाया! ज़रान ने उसे नरमी से पुकारा। अनाया ने घुटनों से सर उठाए ज़रान को देखा, उसकी आँखें बेयकीनी से फैली थीं। भागती हुई ज़रान के सीने से लगी। ज़रान भाई, वो उसके सीने से लगी शिद्दत से रो दी। ज़रान भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप यहाँ पर हैं। अनाया हिचकियों से बोली, पूरे 4 माह बाद किसी अपने को देख रही थी, वरना उसकी ज़रूरत का सामान के हाथ पहुँचा दिया जाता था, वो भी दरवाज़े पर रखकर दरवाज़ा बाहर से बंद करके चली जाती थी। आज गोलियों की आवाज़ सुनते बुरी तरह खौफ़ज़दा हुई थी। अब अपने सामने ज़रान को देखकर उसकी आँखें बेयकीन थीं। अलग करते उसके चेहरे को बगौर देखा, वो बहुत कमज़ोर लग रही थी, चेहरा बिल्कुल सर था। उस वक़्त शलवार कमीज़ में मलबूस थी। ज़रा ने उसकी दुपट्टे की तलाश में नज़रें दौड़ाईं तो वो बेड पर पड़ा नज़र आया था। आगे बढ़ते उसका दुपट्टा बेड से उठाते अच्छी तरह उसके गिर्द फैलाया। अनाया ने भी वो दुपट्टा अच्छी तरह अपने गिर्द और कड़प नज़रें झुका ली थी। जब उसे अगवा किया था, वो पैंट शर्ट में मलबूस थी, ये तो बाद में उसकी ज़रूरत के सामान के साथ कुछ कपड़े भी उसे दिए गए थे। जो दुपट्टा शलवार कमीज़ पर मुश्तमिल थी। अनाया बेटा तुम ठीक हो? तुम्हें इस पे एहसास या फिर किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मेरा मतलब तुम्हें कोई नुकसान मतलब मारा तो नहीं? ज़रान ने चाहते भी वाज़ेह अल्फ़ाज़ में सब पूछ नहीं सकता था, जो पूछना चाहता था बेज़ाद ख़ैस जैसे इंसान से।
का दिल लरज़ रहा था, 14 साल की थी वो। ज़रा ने पूछते ही अपनी निगाहें फेरी, "नहीं ज़रान भई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बेज़ाद अंकल ने मुझसे कुछ कहा बेज़ाद अंकल ने मुझसे कहा था, वो मेरे साथ दरिंदों से बढ़कर सलूक करना चाहता था। मगर अब शापी की वजह से वो ऐसा नहीं कर सक जिसने मेरी इज़्ज़त और मेरी जान बख्श दी है।" अनाया ने टूटे लफ्ज़ों से नज़रें झुकाए कहा। वो 14 साल की थी, मगर ज़रान की बात का मतलब समझ चुकी थी। यहाँ रहकर उसे अपनी जान से बढ़कर इज़्ज़त का डर, खौफ ज़्यादा था। वो रातों को सो भी नहीं सकती थी। हाँ ने अब्रिश का नाम दोहराते ना समझी से उसकी तरफ देखा था, मगर आंखें पल में सुर्ख हुई थीं। बेज़ाद खान जैसी कमीनी फितरत इंसान ने अब्रिश की वजह से अनाया को क्यों छोड़ा, उसे समझ नहीं आया था। उसी असना में रमज़ान कमरे में दाखिल हुआ। अनाया को किसी सेफ जगह पर पहुंचाओ, जहां बेज़ाद खान की पहुंच ना हो सके। ज़रा ने रमज़ान को देखते हुक्म दिया, "खान साहब, अनाया को अपने गाँव ले जाऊं? फिलहाल इससे सेफ जगह कोई नहीं है।" रमज़ान ने मुअद्दब लहजे में पूछ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा रमज़ान। बेज़ाद खान ने इतनी आसानी से अनाया को हमारे हाथ कैसे लगने दिया? बेज़ाद खान के पास गार्ड्स की एक फ़ौज है, मगर आज गेट पर सिर्फ़ 2 गार्ड तैनात थे। उन्होंने बिना किसी मज़ाहमत के हथियार डाल दिए। कुछ तो गड़बड़ है। सहारनपुर सोच अंदाज़ में बोला। "तो हमारे हवाले किया है। अब मुझे लगता है वो अनाया के ज़रिए अहल और ज़रताज तक पहुँचना चाहता है। अनाया को लेकर हवेली पहुँचे और हवेली के गिर्द चारों तरफ गार्ड्स भी तैनात करो। अपने साथ भी गार्ड रखना।" ज़रा संजीदगी से हदायत देता कमरे से बाहर निकल गया। कमरों में ऊपर बलाई कमरे में दाखिल हुआ। ज़रान तेज़ी से कमरे से बाहर आया था और ज़रान कमरे को देखते ही ज़रान बहुत सारे कमरों की तरफ बढ़ते एक कमरे की तरफ बढ़ा। ज़रान कमरे को देखते ही समझ गया था ये कमरा बेसात खान का है। कमरे की अलमारी की जानिब बढ़ा था, मगर यकदम उसकी कदम ज़मीन में जकड़े गई थी। रंग तांबे की मानिंद सुर्ख हुआ था, आँखों में खून की लाली के साथ बेयकीनी भी थी। ब्रिज के लगे पोस्टर को देखकर उसके खून में आग भड़क उठी थी। वो बेयकीनी से वो पोस्टर देख रहा था, जहाँ वो दुल्हन के लिबास में खुले बालों के साथ खड़ी थी, इसी लिबास में जिसमें उसकी निगाह से भागी थी। उसने जिसमें उसे देखते ही ज़रा ने उससे कहा था, "तुम आज औरतों के सामने भी नहीं जाओगी।" ज़रा ने बेयकीनी से कमरे के चारों तरफ नज़रें दौड़ाई, जहाँ हर तरफ अब्रिश के पोस्टर लगे थे दुल्हन के। उसमें भी मुख्तलिफ पोस्टर थे, जिसमें वो नम आँखों से देखते खड़ी थी। नेट का दुपट्टा अपने गिर्द ओढ़े, सिल्की बाल कमर पर लहराते उसके मुख्तलिफ पोज़ थे, जिसमें उसके बदन की तमाम रनाइयाँ ज़ाहिर थी। यहाँ तक कि उसके पिछले डीप गले की बैकलेस भी नुमायाँ थी, जिस पर उसका स्याह तिल फ़ोटो ने कैप्चर किया गया था। ज़रा ने गहरी साँस लेते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े थे। इस कमरे की दीवारें धड़ाधड़ जैसे उस पर गिर रही थी। पूरे बदन में कोयले दहक रहे थे। उसे लग रहा था जैसे खून भड़कता लावे की तरह उबलता बाहर आ जाएगा। तुम आज घूंघट करो कि तुम पर किसी औरत की भी नज़र पड़े, मुझे गवारा नहीं। अपनी लफ्ज़ उसे अपनी समायतों में सुनाई दिए थे। ज़रा ने अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोले थे।
दूसरे ही लम्हे ज़रान बार मुट्ठी में जकड़े चलाया था। जिस औरत पर किसी औरत की नज़र गवारा नहीं, उसकी तस्वीरें आज किसी बेडरूम में सजी थी। वो पागल हुआ था। अनाया की बात का मतलब अब समझ आया था। बीवी का आशिक था। ज़रा ने आगे बढ़ते एक-एक करते वो पोस्टर फाड़ दिए थे। चैन कहीं नहीं आया तो उसने अपना सीना मसलते जेब से लाइटर निकालते तमाम पोस्टर जलाए। पोस्टर में भड़कती आग उसे ठंडा नहीं कर सकी थी। इसे भागकर अब्रिश की बेज़ाद खान से मुलाकात हुई थी। उसे क्यों पता नहीं चल सकता वो कब मिली और बेज़ाद खान क्या तभी उसकी बीवी का दबाना हुआ था। ये सवाल उसके अंदर आग लगाए हुए थे। ज़रा ने आगे बढ़ते कमरे की एक-एक चीज़ उठाकर फेंक दी। साइड टेबल उलट दी। कमरे शीशे की मेज़ उठाकर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मारी थी। हर तरफ काँच बिखरा था। मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं बेज़ाद खान, तुम्हारे चीथड़े करके मैं तुम्हारे भी पालतू कुत्तों को खिलाऊँगा। मेरी बीवी, मेरी अब्रिश पर नज़र रखी तुमने। छोड़ूँगा नहीं, ज़रा ने चीखते फैंसी मिरर वॉल में अपना हाथ मारा था। शीशे की किरचियाँ उसके हाथ में पेवस्त हुई थी। खून बल-बल करता आग के शोलों में गिरा था। ज़रान खानज़ादा का फ़ोन कब से बज रहा था मगर उसे अपना होश नहीं था। अपनी अब्रिश, अपनी बीवी की तस्वीरें यहाँ देखकर वो मर रहा था। आकर कान से लगाया। मुसलसल बजते फ़ोन की आवाज़ सुनते ज़रा ने जेब से फ़ोन लगाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ मिलने वाली खबर ने उसके हवास छीन लिए थे। बेज़ाद ज़रा ने चिल्लाते हुए फ़ोन दीवार पर दे मारा था। बर्तन धो रही थी, ढेरों बर्तन थे जिसे धोते-धोते वो हलकान हो चुकी थी। रुक़िया ख़ानम की हवेली आने के बाद आज हवेली में कुरान ख़वानी रखी गई थी। का इंतज़ाम उसकी ज़िम्मेदारी थी। अब ढेरों बर्तन भी उसी के ज़िम्मे डाल दिए गए थे। आज सुबह से उसे चक्कर आ रहे थे। आँखों के आगे बार-बार अंधेरा छा रहा था। मगर वो बेहिस्सपनी काम कर रही थी, बर्तन धो रही थी कि उसके कपड़ों की एक बड़ी-सी गठरी उठाकर किचन में दाखिल हुई। ती गठरी फ़रिश्ते के कदमों में फेंकी। फ़रिश्ते ने नासमझी से ओज़गुल को देखा जो शररवर निगाहों से काफ़ी नफ़रत से उसे घूर रही थी। बर्तन धोने के बाद ये कपड़े भी धो लेना। उसने तनफ़्फ़ुर से हुक्म दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ओज़गुल, मैं ये कल धो दूँगी। फ़रिश्ते आँखी से कहते दोबारा से बर्तन धोने लगी। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को जो ये ड्रामे कर रही हो? ख़ाला को पता चल गया तुमने इनकार किया, हशर बगाड़ देंगी तुम्हारा। नहीं, मैं कपड़े नहीं धो सकूँगी, हर बार बाहर बारिश भी हो रही है, मैं कल धो दूँगी। फ़रिश्ते ने इस बार भी आस्ती से कहा था, चक्कर आ रहे हैं तुम्हें? कौन-सा नया तरीका है हैदर ख़ान को फँसाने का? ओज़गुल ने कांटदार लहज़े में कहा। हैदर ख़ान से उसकी शादी पक्के होने पर उसका रवैया ओज़गुल से बहुत बुरा हो गया था। पिछले 3 दिनों से उसने रुकिया ख़ानम ने उसे एक टाँग पर खड़ा कर रखा, छोटे से छोटा काम फ़रिश्ते के सर पर डाल दिया था। हैदर ख़ान मेरा शौहर है, मुझे इसे फँसाने की ज़रूरत नहीं है। देने से खुद को रोक ना सकी थी मगर आवाज़ आहिस्ता ही रखी थी। अपनी बात अच्छी तरह जानती थी। हैदर ख़ान रुकिया ख़ानम से कितनी मोहब्बत करता था। करता है वो पिछले 3 दिनों से बख़ूबी वाक़िफ़ हो चुकी थी। वो इसके लिए एक रवायती शौहर बन चुका था, जो सख्ती से उसे बावर करवा चुका था। किसी भी सूरत में मोरे को कुछ ना हो और वो उसे इसका हर हकूक़ देगा। हवेली में किसी किस्म की बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। दूसरी शादी उसका हक़ है, उसने तो शिकवा भी नहीं किया था मगर उसे उसकी औकात याद दिला चुका था। फ़रिश्ता ने अपनी जलती आँखें मसले तो हाथों में लगा हुआ साबुन
या था फरिश्ते नलके का बहता पानी अपनी आँखों में डाले जलन को कम करने की कोशिश कर रही थी, मगर जलन कम होने की बजाय और बढ़ गई थी। जब शौहर नहीं था तब भी सवात की सड़क पर उसे अपनी मासूमियत और खूबसूरती के जाल में फँसाया था। 5 साल कहीं और देख ही नहीं सका और एक 5 साल बरताई हुई औरत को अपने सर का ताज बना लिया। मगर आखिर कब तक देखा? उसका दिल भर गया तुमसे और इसे एहसास हो गया तुम जैसी औरत से वक़्ती तौर पर दिल बहलाया जा सकता है, मगर उसे ज़्यादा देर तक अपने दिल की मलका नहीं बनाया जा सकता। 'लहजे में बोली तो फरिश्ते गहरे साँस लेते शेल्फ़ को थाम गई थी, चक्कर फिर से आया था। अब उसने चकराते सर को थामा था और तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं? चक्कर उन औरतों को आते हैं जो बाँझ नहीं होती। इसलिए हैदर खान सामने मज़लूमियत के ड्रामा मत करना वरना वो हाल करूँगी याद करो कि तुम मौसम में से चकराते देखकर गुस्से से लफ्ज़ छिपाए थे और गुस्से से किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। हैदर खान मेरा शौहर है, मैं इसके सामने जो मर्ज़ी करूँ, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? पर औज़गुल के कदम से रुके थे, वो गुस्से से उसकी तरफ पलटी थी। कुछ दिन सब्र कर लो, फ़रिश्ते मैं तुम्हारा सारा गरूर ख़त्म कर दूँगी, वादा करती हूँ तुमसे। हैदर खान को तुम्हारे करीब भी नहीं फटने नहीं दूँगी, तुम जैसी बाँझ औरत को दोबारा मुँह नहीं लगाएगा, तुम देख लेना। हाँ, गुस्सा दिला गया था, खान दूसरी शादी करे, तुमसे खरीद नहीं रही, जो वो तुम्हारी हर बात मानेगा। जो तुम्हारा हक होगा खान पर, वो मेरा भी होगा और तुम खान को मेरे पास आने से नहीं रोक सकती। और ना वो रुकेंगे, उन्होंने वादा किया, वो बराबर की सतह पर मेरे और तुम्हारे हकूक आते लबों से भीगे लहजे में कहा, "औज़र की बात है, उसका दिल हैरा रही थी, शौहर बाँट रही थी, यहाँ तक तो ठीक था, उसे मुकम्मल तो किसी को नहीं सौंप सकती थी। हैदर के बगैर तो अब उसकी साँसें भी नहीं आती थी। क्या था, कोई दूसरी शादी नहीं करेगा, कर रहे हैं ना वो दूसरी शादी, इस तरह तुम्हारा कोई हुकूक नहीं निभाएगा। ये जो तुम मुसलसल 3 दिन से कमरे से भीगी जुल्फ़ें लेकर निकल रही हो, जानती हो उसे खुश रख रही हो ताकि वो हमेशा तुम्हारा रहे, मगर अब ये मुमकिन नहीं रहेगा। रिश्ते की आँखें में ज़ीद जली थी, वो सच कह रही थी, पिछले 3 दिनों से वह दिन में हैदर खान की मोरे की खिदमत और रात में हैदर खान की खिदमत करती, ताकि उसे कभी ना भूले। औरत के पास होता क्या, अपने जिस्म को थकाते मर्द को खुश रखने की कोशिश करती है। सारी उम्र मर्द को खुश करने में गुज़र जाती है और फिर भी खुश नहीं होता। फरिश्ते ने गहरे साँस लिए। पर गुस्ल करना हराम कर दूँगी, जानती हूँ उसे रिझा रही हो ताकि वो दूसरी शादी करने का फ़ैसला बदले, मगर अब ऐसा नहीं होगा। हैदर खान को जब कंवारी लड़की मिलेगी जो उसके बच्चों की माँ बनेगी, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, ये वादा है मेरा। ओज़ गुल फंकारी थी। जो बकवास तुम करी वो गलती से भी खान ने सुन ली और तुम जैसी लड़की की तरफ थूकेगा भी नहीं जिसमें शर्म लिहाज नहीं। फरिश्ते ने इस बार गुस्से से जवाब दिया, इस वक्त वो हैदर की बीवी वो थी। ओज़ गुल ने इसकी बकवास सुनने की खुद में हिम्मत नहीं पा रही थी।
अगर मुझे अब बेशर्मी की हर हद भी करते देख ले, फिर भी उस शादी से इनकार नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए, आसमान गिरे या ज़मीन फट जाए, उसको कहते हुए रुकी थी, उसके करीब होती, गहरा मुस्कुरा। फिर तुम माँ बन जाओ, अपनी मोरे से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेगा। तुम जानती नहीं हो रुकिया खान हमसे कितनी मोहब्बत करता है। हैदर खान की साँसें बजती हैं अपनी मोरे में। देखा था ना, अस्पताल में कैसे वो तड़प उठा था। ओज़गुल ने एक लफ्ज़ चबाया था, फरिश्ते लब काटते हुए रुख पलटे, बर्तन धोने लगे। कुछ कह रही थी वो सच था, बर्तन धोकर ही कपड़े भी धो लो। आज रात कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें हैदर खान के कमरे में जाने की। कुछ दिनों तक वो कमरा मेरा हो जाएगा, इसलिए अपनी नहुसत वहाँ से ख़त्म करो। ओज़गुल ने गरजदार लहजे में हुक्म दिया। कुछ दिनों तक इसलिए अपनी नहुसत वहाँ से ख़त्म करो। मैं अपना कमरा तुम्हें नहीं दूँगी, हवेली में बहुत से कमरे, इनसे कोई ले लेना। फ़रिश्ते के बर्तन धोते हाथ एक बार फिर से रुके थे। स्मार्ट लहजे में बर्तन धोने लगी। वो कमरा हैदर खान का है, वही कमरा मेरा होगा और उसका। अभी और इसी वक़्त होगा। उसको गुस्से से कहती किचन से निकल गई थी। फ़रिश्ते अपने बहते आँसू साफ़ करते बर्तन धोने लगी। जानती हूँ फ़ैसला होगा नहीं, फ़ैसला हो गया, वो कमरा तुम्हारा होगा उसका। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ़ अपने खान का। खान का चेहरा देखना, ये हक़ मुझसे ना छीनना। फ़रिश्ता शेल्फ़ पर हाथ जमाए फूट-फूट कर रो दी थी। रुक़िया ख़ानम की गिरफ़्तार आवाज़ सुनकर वो जी-जान से काँप गई। अपने नाम की पुकार सुनते तेज़ी से किचन किचन से निकल कर बाहर आई। जी, मोरे रुक़िया ख़ानम को गुस्से में देखकर उसने डरते हुए पूछा, "क्या बोला है तुमने ओज़गुल से कि तुम कमरा खाली नहीं करोगी, ना ही तुम आइंदा कोई काम करोगी?" रुक़िया ख़ानम ने गरजते हुए पूछा, "आप ख़ान की दूसरी शादी करवा रही हैं, मैंने कुछ नहीं कहा।" "से मत छीनिए।" फ़रिश्ते ने भीगे लहजे में इल्तिजा की, "तुम होता कौन है कुछ कहने वाला? हम हैदर ख़ान का दूसरी शादी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि तुम इसका काबिल नहीं है। 5 औरत है, ऐसा औरत का वजूद कोई नहीं होता। अभी तुम्हारा मर्द का दिल तुमसे नहीं भरा, नया-नया शादी है। दुनिया का हर मर्द एक जैसा होता है, बीवी बदसूरत भी हो तो मर्द को शुरू का दिनों में हूर नज़र आता है, मगर आहिस्ता-आहिस्ता मर्द को हूर औरत में भी नुक्स नज़र आने लगता है। औरत का सो ऐब उसका औलाद ढकता है, बेढंगा औरत, बदतमीज़, ज़बान दराज़ औरत। मर्द अपना औलाद की खातिर बर्दाश्त कर लेता। खूबसूरती का जादू हैदर खान पर सर चढ़कर दौड़ा है। इसको तुम्हारा तलाक याफ्ता होना बांझपन नज़र नहीं आ रहा। आहिस्ता से उसका दिल तुमसे भरने लगेगा, फिर इसको तुम्हारा वजूद खटकने लगेगा। बच्चा के बगैर औरत पर आना खंडर की तरह होती है। जितना मर्ज़ी रंग-रोगन कर लिया जाए, मगर वो रहता खंडर ही है। खंडर को मकान नहीं बनाया जा सकता। अक्ल से काम लो, अपना जगह खाली कर दो ताकि तुम्हारा कशिश उसका दिल में बना रहे। कभी-कभी जब तुम उसको मुयस्सर आएगा, वो शायद तुम्हारा कदर भी कर लेगा, मगर इस तरह तुम ओज़गुल से मुकाबला नहीं कर सकती। ओज़गुल उसकी माँ का पसंद का है, कल को उसके बच्चे का माँ बनेगा, इस हवेली का वारिस देगा, तो इस हवेली का मालिक और हैदर खान का मालिक ओज़गुल होगा। तुम जैसा बाँझ औरत नहीं, रुक़िया ख़ानम ने फंकारते हुए कहा। अगर मेरी तरह ओज़गुल भी बाँझ निकल आई, तो फिर किसको हवेली का मालिक फिर
आएँगी इस हवेली को और हैदर खान का चिटाक फरिश्ते की बात मुँह में ही थी। रुकिया खानम का भारी हाथ फरिश्ते के गाल लाल कर गया था। हमारा हैदर को बददुआ दे रहा है, तुम हमारा ज़बान खींच लेगा। रुकिया खानम चीखी थी। फरिश्ते ने गाल पर हाथ रख के अपने लरज़ते बदन को बमुश्किल सँभाला। आरा हवेली से रुकिया खानम ने गहरी सांस लेते कहा, खाला औज़गुल रुकिया खानम को सुर्ख और हाँफता बदन देखकर उनकी तरफ बढ़ी। मोरे में खान को बददुआ देने का सोच भी नहीं सकती। उनको हर खुशी दिन इनका ये हवेली बच्चों की कलकारियों से गूंजूं, मगर आपको खुदा का वास्ता मुझसे मेरे खान को दूर ना करें। ओज़गुल का मकाम मैं नहीं लेना चाहती, मगर मेरा मकाम भी मत छीनें। फरिश्ते ने रोते हुए कहा, तुम्हारा मकाम हमारा बेटिया की ज़िंदगी में कुछ नहीं है। याफ्ता औरत हमारा कंवारा बेटा के दिल और हवेली में नहीं रह सकता। निकलो हमारा हवेली से। रुकिया खानम ने आगे बढ़ते उसे धक्का दिया था। हैदर खान उनके हार्ट अटैक के बाद उनके आगे पीछे फिर रहा था। उनके हाथ चूमता, पाँव चूमता। उन्हें पता था हैदर खान में उनकी सांसें बसती हैं, मगर अब अंदाज़ा हुआ तो वो तो अपनी ज़िंदगी से बढ़कर उन्हें कई गुना बढ़कर चाहता था। वो कमज़ोरी है हैदर खान की, वो इसलिए फ़रिश्ते जैसी कई लड़कियों को छोड़ सकता। वो उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के फ़रिश्ते को तलाक दिलवाने का इरादा रखती थी। फ़रिश्ते इनके धक्के पर पीछे को होकर बुरी तरह लड़ खड़ा। मज़बूत हाथों ने उसे थाम लिया था। फ़रिश्ते ने पलट कर देखा अपने सामने अरहम खानज़ादा को देखकर उसकी आँखों की नमी बुरी थी। वो रोते हुए अरहम खानज़ादा की बाहों में समा गई। अरहम सुर्ख़ चेहरे के साथ शशदर खड़ा था। अरहम ने बेयकीनी से हैदर खान को देखा जो उसके साथ ही में दाखिल हुआ था, मगर हैदर तो उसकी तरफ मतवज्जा ही नहीं था। ना उसे फ़रिश्ते का धक्का देना नज़र आया था, ना फ़रिश्ते के आँसू। वो तो अपनी माँ को परेशानी से देख रहा था। हैदर खान ने आगे बढ़ते रुकिया खानम को अपनी बाहों में भरा। हो रहा था, पूरा बदन हाँफ रहा था। क्या हुआ मोरे? हैदर खान ने बेताबी से पूछा। रुकिया खानम का बीपी शूट कर रहा था, जैसे उनकी आँखों के नीचे की वेन्स फूल रही थी। जब उनका बीपी शूट करता था, उनकी तबीयत ऐसे ही ख़राब होती। ताबी से फरिश्ते के गाल पर हाथ रखा जहाँ उँगलियों का निशान था। राम खानज़ादा का दिल कट कर रह गया था। क्या हुआ फरिश्ते? तुम्हें थप्पड़ किसने मारा? राम ने फरिश्ते का चेहरा थामते तड़पते पूछा। तो गाइस, ये मेरी वीडियो आज की रेडी हो चुकी है। तो आई एम सो सॉरी, आज मैं बहुत फ़ास्ट बोली हूँ। इतनी यानी कि पिछले मैं सवा घंटे से ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि बार-बार पेज भी सेट करने होते हैं। तो आई एम सो सॉरी अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है तो।